नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग सेटलमेंट ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अर्बन मॉर्फोलॉजी, दैट इज शहरी आकृति विज्ञान को हम लोग फोकस करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो इसमें हम लोग वेरियस एस्पेक्ट्स डील करेंगे। बहुत ही ज़्यादा रोमांचक ये भी क्लास होने वाला है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं दैट इसको किस स्ट्रक्चर वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखो, पहले तो हम लोग अर्बन मॉर्फोलॉजी के बारे में देखेंगे दैट ओवरऑल अर्बन मॉर्फोलॉजी होता क्या है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता क्या है। उसके बाद हम लोग ये भी चर्चा करेंगे दैट सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। यही नहीं, रेसिडेंशियल एरिया का इंटरनल स्ट्रक्चर, शॉपिंग सेंटर्स जो होते हैं सब अर्बन एरियाज में वो कैसे फैले हुए रहते हैं, ओवरऑल हाइपर मार्केट्स क्या होता है, इनका कॉन्सेप्ट को भी हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। सिटी इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस रीजन में कैसे कैसे होता है, राइट, ये सब कुछ चर्चा करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थ्योरीज ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। और ओवरऑल सिटीज का इवोल्यूशन दुनिया में कैसे होता हुआ दिखा है, राइट। तो इन सब चीज का चर्चा जो है हम लोग इस क्लास में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं अर्बन मॉर्फोलॉजी। अर्बन मॉर्फोलॉजी होता क्या है। देखो, अर्बन मॉर्फोलॉजी जैसे कोई भी ये रीजन ले लो, है ना, ये एक रीजन है, राइट। यहां पे जो है ह्यूमन सेटलमेंट किस टाइप से हो रहा है, राइट, मतलब ये रीजन का फॉर्मेशन हुआ कैसा था, पास्ट में ये रीजन कैसा था, अभी प्रेजेंटली ये कैसा है, और फ्यूचर में ये रीजन कैसा होगा, राइट। तो ओवरऑल इस यहां पर हम लोग देखते हैं प्रोसेस इस रीजन के फॉर्मेशन का और कैसे कैसे ये रीजन ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और इन वेरियस डेटास के आधार पर हम इस रीजन के स्पेटियल इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्पेशल स्ट्रक्चर को हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू द फिजिकल मैप, जो कि हमें सैटेलाइट डेटा या फिर गवर्नमेंटल डेटा से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग अर्बन मॉर्फोलॉजी से कोई भी रीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता हो रहता है दैट यहाँ के जो कंपोनेंट पार्ट होते हैं, जैसे सोचो यहाँ पे एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होगा, राइट, यहाँ पे जो ऑफिशियल रीजन होगा, यहाँ पे रेसिडेंशियल रीजन होगा, सब अर्बन रीजन होगा, ठीक है। तो इन सब चीज का कोऑर्डिनेशन आपस में कैसा है, ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस किस रीजन तक है, ऑफ कोर्स पूरा रीजन तक ही होता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का, इसलिए वो जो है कोई भी सिटी का मेन एरिया होता है। बट ओवरऑल इनके अर्बन मॉर्फोलॉजी के माध्यम से भी हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं दैट ओवरऑल जो कोई भी रीजन में जो कंपोनेंट पार्ट होता है ना, जिसमें सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, रेसिडेंशियल एरिया, सबअर्बन एरिया एंड वेरियस कंपोनेंट्स, तो उनके पैटर्न ओवरऑल कोई भी रीजन में कैसे हमें मिलते हैं और ओवरऑल इनका जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है वो कैसा है, ठीक है। मतलब देखो, कोई भी रीजन जो है वो इवॉल्व होता है। अब आप देख लो, दिल्ली 200 साल पहले जो था, क्या अभी वैसा है? बिल्कुल नहीं। 200 साल बाद कैसा होगा, ऑफ कोर्स वो भी हम लोग बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तब जो है बहुत ही ज्यादा डेवलप हो जाएगा, राइट। तो अब अगर हम लोग अर्बन मॉर्फोलॉजी करते हैं दिल्ली के रीजन का, तो हम लोग पास्ट से देखेंगे दैट पास्ट से अभी क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और डिफरेंट डेटास के आधार पर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं दैट फ्यूचर में इसके क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। और इसी के आधार पर जो है हम लोग कोई भी रीजन का रीजनल प्लानिंग एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब इस अर्बन मॉर्फोलॉजी से जो है हमें कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिलता है। क्यों? क्योंकि कोई भी सिटी के हम लोग स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, वहां के स्टेटस अभी क्या है, पास्ट स्टेटस क्या था, फ्यूचर स्टेटस क्या हो सकता है, ओवरऑल उसके हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस देखेंगे दैट पास्ट से कैसे कैसे ये चेंज होता आ रहा है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन हम लोग कोई भी सिटी का एनालाइज करते हैं अर्बन मॉर्फोलॉजी में। जैसे दिल्ली जो है एक फंक्शनल हब है, जहां पर जो है वेरियस फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ले लो, टूरिज्म फंक्शन, तो वेरियस सर्विसेज फंक्शंस, मैन्युफैक्चरिंग फंक्शंस भी बहुत सारे एमएसएमईज का होता है, राइट। तो बेसिकली एक अर्थ है, दिल्ली जो है एक बहुत बड़ा एक रीजन है जहां पर वेरियस टाइप ऑफ फंक्शनल एक्टिविटीज हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो यही सब चीज तो हम लोग अर्बन मॉर्फोलॉजी में एनालाइज करते हैं ना। अर्बन इसमें बेसिकली हम लोग कोई भी टाउन्स या फिर कोई भी सिटी के इंटरनल स्ट्रक्चर को एनालाइज करने की कोशिश करता है। अच्छा, अब कोई भी सिटी या फिर टाउन का इंटरनल स्ट्रक्चर कंटेन क्या करता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर कोई भी रीजन का, सिटी का स्ट्रक्चर जो है, बेसिकली वहां पर अरेंजमेंट होता है वेरियस फंक्शंस का, वेरियस लोकेशंस का। जैसे सोचो ये एक रीजन है, ठीक है, तो ये इस रीजन में
कहीं पर हॉस्पिटल होगा, कहीं पर एजुकेशनल एक्टिविटीज चलेंगी, कहीं पर कोई डिफरेंट अदर काइंड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, कहीं पर लीगल सर्विसेज, है ना, कहीं पर मेन मेन जो रेस्टोरेंट्स होंगे, कहीं पर आपका जाके मूवी थिएटर्स होंगे, राइट। तो वही सब स्ट्रक्चर ऑफ सिटी वही होता है, दैट डिफरेंट प्लेसेस जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, मूवी थिएटर, है ना, एजुकेशनल एक्टिविटीज, उसके बाद हेल्थ एक्टिविटीज, हेल्थ पार्क्स, है ना, तो ये सब का अरेंजमेंट कोई भी प्लेसेस में, कोई भी लोकेशन में कैसा होता है वो डिफाइन करता है उस सिटी का स्ट्रक्चर, है ना। और यहाँ पे बेसिकली कोई भी सिटी की जो स्ट्रक्चर होता है वो इन्फ्लुएंस होता है वेरियस फैक्टर्स से। जैसे मेन मेन जो फैक्टर्स होते हैं वो सोशल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स। देखो, सोशल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स में भी इकोनॉमिक फैक्टर्स का जो रोल है ना, ये बहुत डोमिनेंट है। सोशल फैक्टर्स का जो है रिस्पेक्टिवली लीस्ट डोमिनेंट है। अच्छा, अब इस सोशल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर्स में आते क्या क्या है? देखो, सोशल फैक्टर्स या फिर सोशल फंक्शंस जो कि कोई भी रीजन, कोई भी सिटी, कोई भी टाउन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, वो कौन कौन से फंक्शन होते हैं? जैसे वहां के लोग कैसे हैं, वहां के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, राइट, पार्क्स, इंटरटेनमेंट फैसिलिटी, ओवरऑल सोशल जितने सारे एक्टिविटीज या फिर सोशल फैसिलिटीज है ना, वह उनके थ्रू जो है हम कहीं ना कहीं डिटरमाइन कर सकते हैं दैट कोई भी रीजन का सोशल फंक्शन कैसा है ना। अगर सोचो यहां पर जो है ऐसे लोग रहते हैं जिनका पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा हाई है, तो ऑफ कोर्स हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं दैट इनका सोशल रहने रहन सहन का मिजाज कैसा होगा। और वैसा जिनका पर कैपिटा इनकम रिस्पेक्टिवली कम है, तो इनके रहन सहन का अंदाजा कैसा होगा, राइट। तो ये एक फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करता है इंटरनल स्ट्रक्चर। दूसरा फंक्शन जो इकोनॉमिक फंक्शन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक फंक्शन के आधार पर हमें पता होता है दैट उस रीजन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे हो रही है, राइट। जैसे सोचो कोई एजुकेशनल रीजन या फिर कोई हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल हो गया, तो हम देखेंगे एजुकेशनल रीजन जहां पे स्टैब्लिश हुआ है उसके इर्द गिर्द जो है पॉपुलेशन बढ़ना जो है स्टार्ट करती है। मतलब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ये एज अ न्यूक्लियस काम करता है, ठीक है। कहीं पर अगर बहुत बड़ा मार्केट खुल गया अचानक से या फिर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स खुल गए, तो वो भी एज एन एजुकेशनल एक्टिविटीज ही गिना जाता है। उस शॉपिंग मॉल या फिर उस बड़े बड़े मार्केट के इर्द गिर्द जो है पॉपुलेशन फैलना स्टार्ट करता है। समझ रहे हो बात? तो ये कहीं ना कहीं डिटरमाइन करता है दैट कोई भी रीजन के इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज कैसी होती है। और ये भी चीज हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं? उस रीजन के मैप, उस रीजन के जो पैटर्न है, वेरियस जो इंटरनल स्ट्रक्चर के पैटर्न है, वो कैसे पैटर्न है, उसको हम लोग मैप्स के थ्रू एनालाइज करके हम लोग पता करते हैं। वैसे वैसे अर्बन स्ट्रक्चर को डिराइव करने का एक मॉडल्स भी दिया हुआ है। इनफैक्ट दो मॉडल्स है, एक होता है पार्शियल मॉडल, एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल। बट हम लोग जो मेन फोकस करते हैं ना, वो कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल में करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, पार्शियल मॉडल जो है वो कोई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्टिविटीज को ही कंसर्न करता है। जैसे सोशल एक्टिविटीज, तो सिर्फ सोशल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज का भी कोई पर्टिकुलर फंक्शन को ही वो कंसर्न करेगा, है ना। बट कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल में जो है हम जो है कोई भी अर्बन एरियाज के डिफरेंट कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज को बेसिकली एनालाइज करते हैं एक साथ, और उसके इंटर रिलेशनशिप को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, और उसके आधार पर हम लोग अर्बन स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। वैसे वैसे दो प्रोसेस होते हैं जिसके तहत कोई भी सिटी का इंटरनल स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। वो क्या क्या होता है? एक होता है प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, दूसरा होता है प्रोसेस ऑफ एग्लोमेरेशन। प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन में जो है बेसिकली जैसे कोई भी रीजन हो गया, ठीक है, माफ कीजिएगा, हाँ, जैसे कोई भी रीजन हो गया, तो वहां पे हर एक फंक्शन को अलग अलग किया जाता है। जैसे जो दिल्ली है ना, दिल्ली में एक कोई पर्टिकुलर रीजन है जहां पर बहुत सारे कोचिंग हब्स है, राइट। एक कोई ऐसा भी रीजन है जहां पर हेल्थ इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स काफी ज्यादा है, राइट। तो बेसिकली इसको जोनेशन वाइज में डिवाइड किया जाता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बट ये भी लेकिन एक सिटी के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का तरीका है, ठीक है। दैट कोचिंग वाले एक्टिविटीज, एजुकेशनल एक्टिविटीज किधर हो रहे हैं, है ना, उसके बाद हेल्थ वाले एक्टिविटीज किधर मिल रहे हैं, है ना। कोई भी अगर रीजन है वहां पे कौन सा ऐसा रीजन है जहां पर हाई पर कैपिटा इनकम वाले लोग रहते हैं, कौन सा ऐसा रीजन है जहां पर लो पर कैपिटा इनकम वाले लोग रहते हैं, है ना। तो ये सब सारे फंक्शंस बेसिकली हम लोग प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन के आधार पर हम लोग कोई भी सिटी के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। दूसरा है प्रोसेस ऑफ एग्लोमेरेशन। इसके आधार पर बेसिकली फंक्शंस, वेरियस फंक्शंस के
एग्रीगेशन किया जाता है। जैसे सोचो कोई भी ऐसा रीजन होता है ना जहां पे लैंड यूज पैटर्न अलग अलग किस्म का होता है, राइट, दैट उस लैंड यूज को कैसे यूज किया जा रहा है, खेती बाड़ी के लिए यूज किया जा रहा है, क्या वहां पे इंडस्ट्री सेटअप किया जा रहा है, या फिर वहां पे कोई क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, या फिर कोई अदर इकोनॉमिक फंक्शंस के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। वहां के लोगों का लाइफस्टाइल, वहां के लोग कैसे एसोसिएट करते हैं, वहां के सोशल हायरार्की, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ देखा जाता है। और उसके आधार पर जो है एग्लोमरेशन, प्रोसेस ऑफ एग्लोमरेशन के थ्रू हम लोग सिटी के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, मेन जो डिफरेंस है ना प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन और प्रोसेस ऑफ एग्लोमरेशन में, वो ये है दैट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन में हम इवेंट्स को सेपरेट नजरिए से देखते हैं, ठीक है, और प्रोसेस ऑफ एग्लोमरेशन में जो है हम इसको इंटीग्रेटेड मैनर में देखते हैं। और क्योंकि इस प्रोसेस ऑफ एग्लोमरेशन में इंटीग्रेटेड मैनर में देखा जाता है, इसीलिए इस प्रोसेस का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कोई भी सिटी के मेनली प्लानिंग एक्टिविटीज में। जैसे जैसे तेलंगाना का जो कैपिटल अमरावती का जो हो रहा है ना, तो वो कैसे तैयार किया जा रहा है, ऑफ कोर्स दैट इज उसको तैयार किया जा रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एग्लोमरेशन, ठीक है, ओके। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल्स। देखो वैसे तो बहुत सारे मॉडल्स है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज को डिफाइन करने के लिए, और ये तीन जो मॉडल है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा जा चुका है, राइट। अब आता है एक अलग सा मॉडल जिसको कहते हैं ग्रिफिथ टेलर। देखो ये जो है हम लोग स्लाइड्स के लास्ट वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे, बट इस ग्रिफिथ टेलर जी ने जो क्लासिफिकेशन दिया है इसको हम अभी पढ़ लेते हैं, राइट। तो ग्रिफिथ टेलर टाउन क्लासिफिकेशन, इन्होंने जो टाउन्स का क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ दैट टाउन, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर दैट कैसा लैंड यूज पैटर्न उस टाउन में किया जा रहा है, और उस टाउन का डेवलपमेंट कैसा हुआ है थ्रू आउट द फेज ऑफ टाइम, राइट। तो इसके आधार पर जो है टेलर जी ने कुछ कुछ टाउन का क्लासिफाई किया। उन्होंने क्लासिफाई किया टाउन को एज एन इन्फेंट टाउन, जुवेनाइल टाउन, एडोलेसेंट टाउन, अर्ली मैच्योर टाउन और मैच्योर टाउन। अच्छा, इन्फेंट टाउन उसको इन्होंने बोला दैट इन्फेंट टाउन वो टाउन होते हैं जहां पर कमर्शियल सेक्टर का डोमिनेंस हमें ज्यादातर देखा जाता है। जुवेनाइल टाउन वो टाउन होते हैं जहां पर कमर्शियल एज वेल एज रेसिडेंशियल सेक्टर्स जो है ना वो मिक्स्ड पैटर्न में सेटअप होते हैं, ठीक है। एडोलेसेंट टाउन ये वैसे टाउन होते हैं जहां पर ये बेसिकली रेसिडेंशियल एरियाज होते हैं जो कि कोई कमर्शियल हब के इर्द गिर्द सेटअप होता है। जैसे अगर ये कमर्शियल हब हो गया तो ये रेसिडेंशियल एरिया जो है कमर्शियल हब के इर्द गिर्द जब सेटअप होता है, देन दैट टाउन, दोस काइंड ऑफ टाउन्स आर क्लासिफाइड एज एडोलेसेंट टाउन। नेक्स्ट इज अर्ली मैच्योर टाउन। अर्ली मैच्योर टाउन में बेसिकली कमर्शियल और रेसिडेंशियल एरियाज जो होता है ना वो सेग्रीगेटेड होते हैं, अलग कमर्शियल एरिया बिल्कुल अलग हो जाता है, रेसिडेंशियल एरिया बिल्कुल अलग होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैच्योर टाउन। मैच्योर टाउन में बेसिकली हम लोग एग्लोमरेशन देखते हैं ऑफ मेनी फंक्शनल सच एज कमर्शियल, कम्युनिकेशन फंक्शंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड फंक्शंस, रेसिडेंशियल फंक्शंस और भी वेरियस डिफरेंट सर्विसेज हमें ग्रिफिथ टेलर ऑफ टाउन क्लासिफिकेशन के मैच्योर टाउन वाले क्लासिफिकेशन में देखने को मिलते हैं। तो ये तो जस्ट एक छोटा सा ग्रिफिथ टेलर जी का क्लासिफिकेशन था। बाकी जो हम लोग मतलब इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे वो नेक्स्ट वाले क्लास में, नेक्स्ट वाले क्लास में नहीं, इसी क्लास के लास्ट स्लाइड्स में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या समझा दैट कोई भी रीजन का जो कोई भी जो सिटी है उसके पैटर्न जो हम लोग एनालाइज करते हैं ना, अर्बन लैंड यूज का पैटर्न, वो मेन जो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है वो है वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस टाइप से प्रिवेलेंट कर रहा है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही डिफाइन करता है दैट कोई भी रीजन का लैंड वैल्यू कैसा है। जैसे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ले लो, राइट, वहां पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं तो वहां का लैंड वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, बट वहीं पर रेसिडेंशियल सेक्टर में तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा नहीं होता है, राइट। तो इसलिए वहां का लैंड वैल्यू रिस्पेक्टिवली कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है दैट लैंड, कोई भी रीजन का लैंड वैल्यू जो है वो रिफ्लेक्शन होता है ऑफ द एक्सेसिबिलिटी विद इन द अर्बन एरिया। जैसे जैसे देखो ये रीजन जो है ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि देखो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का जो है ना रेंट बहुत ज्यादा हाई होता है। अब हाई अगर क्यों होता है, क्योंकि वो रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो रीजन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वहां पर जो है इस रीजन का जहां तक अर्बन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस गया है, राइट,
हर एक जगह के लोग जो है इस रीजन में ही अल्टीमेटली आते होंगे अपने बिजनेसेस करने के लिए या फिर सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के लिए, समझ रहे हो। इसीलिए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का जो वैल्यू, लैंड वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जो कि इस ग्राफ में बताया गया, जो कि हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड में अच्छे से हम लोग इस ग्राफ को भी एनालाइज करेंगे, है ना। नेक्स्ट, जैसे आप इससे दूर जाते रहोगे, ये ब्लू वाला रीजन में जैसे आप आओगे, तो वैसे आप देखोगे दैट ये जो वैल्यू है ना, लैंड का वैल्यू, वो डिक्रीज होता है अवे फ्रॉम द सिटी सेंटर, दैट इज सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से जैसे दूर जाओगे। बट ये भी जो है वैरिंग अमाउंट से होता है। जैसे सोचो ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब सेंट्रल, ये वाला जो इधर एक रास्ता गया हुआ है, इधर एक रास्ता गया हुआ है, ठीक है। यहां पे ऐसा हो सकता है दैट यहां पे कोई मेजर ऑफिस या फिर मेजर अस्पताल यहां पे सेटअप हो जाए, राइट। तो अगर अस्पताल होगा तो ये तो सेकेंडरी एक सेंटर हो जाएगा, राइट। तो इसके इर्द गिर्द जो है पॉपुलेशन ज्यादा एग्जिस्ट करेगी। बट यहां पर अगर कोई अस्पताल नहीं है तो यहां पर तो पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होगी, तो ऑफकोर्स यहां का रीजन का जो लैंड वैल्यू है ना वो रिस्पेक्टिवली बढ़ जाएगा। इसलिए यहां पे बोला गया दैट जैसे आप सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या फिर सिटी सेंटर से दूर जाते रहोगे ना, तो वैसे लैंड का वैल्यू डिक्रीज तो होता है, बट ये अलग अलग सर्कमस्टांसेस में वैरिंग अमाउंट में डिक्रीज होता है, ठीक है। बट कुछ कुछ रीजन में हमें सेकेंडरी पीक जरूर देखने को मिलता है, और वो किस किस रीजन होता है, वो ट्रैफिक इंटरसेक्शन। जैसे सोचो ये सेंट्रल सीबीडी था, ठीक है। अब यहां पर जो है, यहां पर ऐसा 4 रास्ता है, और यहां पर ही जो है एक केएफसी ने भी अपना दुकान खोल दिया, एक नॉर्मल एक बड़ा बिग बाजार ने भी अपना दुकान खोल दिया, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इस रीजन का लैंड वैल्यू तो बढ़ गया भैया, है ना। यहां पर तो धीरे धीरे इस रीजन का जो लैंड वैल्यू है उसके आजू बाजू जो है लोग ज्यादा घर लेना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है रिस्पेक्टिवली उनको सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट नहीं जाना पड़ रहा है। वो सारे फैसिलिटीज जो है रेस्टोरेंट का या फिर नॉर्मल राशन जो खरीदते हैं, जो मतलब नॉर्मल जो बड़े बड़े मॉल्स में जो हम लोग खरीदते हैं, वो यहीं पर आपका अवेलेबल हो जा रहा है, राइट। तो ये चीज है जो कि हमें समझने की जरूरत है, राइट। तो इसीलिए जहां पर सेकेंडरी पीक एग्जिस्ट करता है, वहां मतलब कुछ कुछ रीजन में सेकेंडरी पीक भी एग्जिस्ट करता है, वो यूजुअली ट्रैफिक इंटरसेक्शन वाले रीजन में हमें देखने को मिलता है। कुछ कुछ अलग फैक्टर भी होते हैं जिसके कारण लैंड वैल्यू वेरिड अमाउंट में घटते हैं या फिर बढ़ते हैं। वो क्या? जैसे शॉपिंग सेंटर अगर वहां पे खुल गया, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया, बिग बाजार, है ना, और पॉपुलेशन डेंसिटी वहां पे ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने बोला दैट इस ग्राफ को हम लोग एनालाइज करते हैं। देखो ये हुआ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये वाला हुआ ऑफिशियल रीजन ब्लू वाला, ठीक है। और रेड वाला जो हुआ ये रेसिडेंशियल पार्ट, जो कि हमें ये क्लियरली दिया भी हुआ है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या फिर सिटी सेंटर जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑफिशियल रीजन, और यहां पर रेसिडेंशियल पार्ट। ध्यान से देखना, ये जो है ना, ये आपका पॉइंट है, मेन सेंट्रल पॉइंट। अब देखो ये जो वाई एक्सिस में ऑफर प्राइस है, ऑफर प्राइस मतलब यहां पर लैंड का वैल्यू कितना है, ठीक है। और ये जो है इस सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से जैसे दूर जाते रहोगे। अब ध्यान से देखो, यहां से जैसे सोचो, यहां पे ऑफर प्राइस, यहां पे सोचो 1 रुपया, यहां पे सोचो 2 रुपया, यहां पे सोचो 3, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6, 7, 8 रुपया तक हम लोगों ने डिसाइड किया, ठीक है। ध्यान से देखना, इसी ग्राफ में अगर देख लोगे तो ऑलमोस्ट ये रिटेल वाला सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वाला रीजन में जो है लैंड का वैल्यू जो है डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम 8 टू 4, देख रहे हो, ठीक है। मतलब इस ग्राफ के हिसाब से अगर देखें तो ओवरऑल हम लोगों ने अर्बन मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। नाउ देखो, हम लोगों ने ओवरऑल ग्लिम्स तो देख लिया दैट ये क्या होता है, दैट इसका प्राइस, रिटेल प्राइस जो है डिफर कैसे करता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से दूर में जाते हो तो। बट सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता क्या है उसका अगर डेफिनेशन आपसे पूछ लिया तो वो क्या लिखोगे, राइट। तो ये सब जो है पूरा पार्ट को हम लोग एक मैनर में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला यहां पर डिस्कस करेंगे हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीबीडी के अंडर सीबीडी। पहले सीबीडी डिस्कस कर लेते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता क्या है, उसके बाद उसके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है वो चीज डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, देखो इसको हम लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं आपको ये डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट बोला जाएगा, कहीं कहीं पर आपको अर्बन कोर बोला जाएगा, कहीं कहीं पर आपको सेंट्रल एरिया बोला जाएगा, सिटी सेंटर बोला जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, ये बात पहली बात आप समझ गए। अच्छा,
ये कोई भी अर्बन एरिया का जो है न्यूक्लियस होता है। वही चीज तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट था, है ना, यहाँ पे ऑफिशियल था, और ये वाला जो है रेसिडेंशियल पार्ट है ना, जो कि यूजुअली ज्यादातर सब अर्बन रीजन में भी फैला हुआ रहता है ना। बट तो देखो, ये मेन शहर, ओवरऑल शहर का हम लोग डिफाइन कर रहे थे, और शहर का ये कोर था ना, तो वही तो बोला गया ना दैट ये जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है ये कोर होता है, ये न्यूक्लियस होता है कोई भी अर्बन सेंटर का, जहां पर प्रिंसिपल कमर्शियल स्ट्रीट्स आपको देखने को मिलेंगे, मेन मेन बिल्डिंग्स जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं वो आपको मेनली सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि ये हर रीजन से जो है इसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर रहती है, इसलिए यहां पे बोला गया दैट यहां पे आपको प्रिंसिपल कमर्शियल स्ट्रीट्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये रीजन ऐसा होता है जो कि जिसका लैंड एरिया बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, राइट। अब सोचिए, अगर लैंड एरिया कॉस्टली हुआ तो क्या वहां पर आप एक मंजिला का घर बना के रहना प्रॉफिटेबल है? नहीं। क्या वहां पर एक मंजिला का घर प्रॉफिटेबल है, या फिर 10 मंजिला, या फिर 15 मंजिला का प्रॉफिटेबल है? ऑफ कोर्स 10-15 मंजिला। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको तो पता है वहां पे लोग आएंगे, है ना, वो एक सेंट्रल बिजनेस हब है। तो अगर आप बहुत 10 मंजिला भी बना दे तो तभी भी लोग लिफ्ट के सहारे 10 मंजिला में भी जाएंगे शॉपिंग करने। या फिर अगर कोई नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, या फिर कोई अलग टॉलेस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग्स होते हैं ना, देखो इस टाइप के बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेंगे, जहां पर वेरियस ऑफिसेज भी कभी कभी होती है, कभी कभी कुछ वेरियस बड़े बड़े दुकान, बड़े बड़े ब्रांड्स के दुकान आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है ना मेन जो रीजन है, ये होता है हार्ट ऑफ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जहां पे सिटी के बिजनेस और सिविक लाइफ के कोर एक्टिविटीज आपको प्रिडोमिनेंटली देखने को मिलेंगे, और इसकी एक्सेसिबिलिटी भी होती है बिल्कुल सेंट्रल टू दैट वेरी पर्टिकुलर रीजन और द पर्टिकुलर सिटीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना। अच्छा, लैंड वैल्यू के आधार पर तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया दैट क्या होता है, इस रीजन में बहुत ज्यादा लैंड वैल्यू होता है, इस रीजन में उससे कम होता है, और रेसिडेंशियल रीजन में सबसे कम होता है। बट यहां पर भी अगर आप कंट्री वाइज डिफाइन करोगे तो वेस्टर्न कंट्रीज या फिर अमेरिकन सिटीज अगर देख लोगे तो यहां पर जो ये कर्व होगा ना, ये ज्यादा स्टीप होता है उनका, है ना। बट नॉन अमेरिकन सिटीज में जो है रिस्पेक्टिवली, या फिर अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग सिटीज में अगर देख लो तो ये वाला जो कर्व होता है ये उतना ज्यादा स्टीप नहीं होता है, रिस्पेक्टिवली हल्का कम स्टीप होता है, बट स्टीप जरूर होता है ना। ओके, अच्छा, सीबीडी जो है ये स्टैटिक बिल्कुल नहीं है। आज सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यहां है, कल को सोचो अगर इधर एक बहुत बड़ा एम्स खोल दिया सरकार ने, राइट, तो ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है ये धीरे धीरे इधर सरकते रहेगी, समझ रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है फंक्शंस के ऊपर, दैट किस टाइप ऑफ फंक्शंस वहां पे हमें अवेलेबल मुहैया मिल रहा है, उसी के आधार पर जो है ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी ग्रेजुअली शिफ्ट करता रहता है अकॉर्डिंग टू द इन रिस्पॉन्स ऑफ चेंजिंग द इकोनॉमिक कंडीशंस। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। देखो, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तो हम लोगों ने देख लिया। दोस्तों एक काम कीजिए, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है, मतलब इसी को, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीबीडी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। सो विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।